साथियों, भारतीय कांग्रेस वक्फ बोर्ड आज के सभी सदस्य ज़िला डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलने जब उसके बंगले पे गए हैं तो वह क्या कहता है यह आपने सुना। और आगे का संवाद सुनने के लिए साथियों हमारे साथ बने रहें। आइए देखते हैं उसने भारतीय नेताओं के विषय में क्या बात कही है और वो क्या चाहता है, क्या वो अमन कायम करेगा या नहीं। यदि आप पूरी कहानी या पूरा कथा संवाद सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। सरकार अपनी ओर से जो कार्रवाई कर सकती है ज़रूर करेगी, रिचर्ड ने आश्वासन के साथ कहा। लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, नेता लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि मिल बैठकर लोगों से अपील करें कि अमन कायम रखें। 2-3 सिर फौरन हिलने लगे। साहब ठीक कहते हैं। रिचर्ड कहे जा रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लीडर यहाँ मौजूद हैं। आप सरदार जी को साथ ले लें और सब मिलकर अमन कमेटी बनाएं और काम शुरू कर दीजिए। सरकार आपकी हर तरह से मदद करेगी। बात तो हम करेंगे ही, बख्शी जी फिर उत्तेजित स्वर में बोले, मगर इस वक्त हालत नाजुक है। अगर मारकाट शुरू हो गई तो उसे संभालना कठिन होगा। अगर एक हवाई जहाज़ ही शहर के ऊपर उड़ जाए तो लोगों को कान हो जाएंगे कि सरकार बाखबर है। फसाद को रोकने के लिए इतना भी काफ़ी होगा। रिचर्ड ने फिर से सिर हिला दिया, मुस्कुराया और कागज़ पर पेंसिल से कुछ लिख लिया। हवाई जहाज़ों का महकमा भी मेरे अधीन नहीं है, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा। आपके अधीन सब कुछ है साहब, अगर आप कुछ करना चाहें तो। ये अंग्रेज सैनिक वह पूरी शासन सत्ता का मालिक है, वह अगर चाहे तो दंगे फसाद रोक सकता है। लेकिन चूँकि वह भी चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें तभी उनकी दाल गलेगी, इसलिए वो ये सब नहीं कर रहे हैं। आपके अधीन सब कुछ है साहब, अगर आप कुछ करना चाहें तो। इतना चुप भी रहना ठीक नहीं है। रिचर्ड ने सोचा, यह आदमी बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में आपका मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत था। आपको तो पंडित नेहरू या डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह के पास जाना चाहिए था। सरकार की बागडोर तो उनके हाथ में है। कहते ही रिचर्ड हंस दिया। डिप्टी कमिश्नर का रुख देखकर बाकी लोग चुप हो गए, पर बख्शी जी फिर उत्तेजित होकर बोले, हमें खबर मिली है कि अभी घंटा भर पहले आपके अंग्रेज पुलिस अफसर रॉबर्ट साहिब ने ज़बरदस्ती एक मुसलमान परिवार को घर में से निकाला है। इससे उस सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वह मुसलमान एक हिंदू मालिक मकान का किराएदार था। मैं सोचता हूँ शहर की हालत को देखते हुए इस तरह की कार्रवाइयों को स्थगित किया जा सकता था। रिचर्ड को इस घटना के बारे में मालूम था, बल्कि पुलिस अफसर ने कार्रवाई करने से पहले रिचर्ड से मशविरा भी किया था और रिचर्ड ने यह कहा दिया था कि कोर्ट के फैसले पर अमल करना रोज़मर्रा की सामान्य कार्रवाई है, उसे स्थगित करने में कोई तुक नहीं। लेकिन उसने शिष्टमंडल के सदस्यों पर जाहिर नहीं होने दिया कि वह इस घटना के बारे में कुछ भी जानता है। पेंसिल से कागज़ पर कुछ लिखते रहने के बाद उसने कहा, मैं दर्याप्त करूँगा। और फिर घड़ी की ओर देखा। इस पर हर्बर्ट, जो बड़ी उम्र का अमरीकी पादरी और स्थानीय मिशन कॉलेज का प्रिंसिपल था, धीमी आवाज़ में बोला, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए।
और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़ें। रिचर्ड ने फौरन इस सुझाव का समर्थन करते हुए इसे और भी ज़्यादा ठोस शक्ल में पेश किया। मेरा सुझाव है कि एक बस ले ली जाए और उस पर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए। आप लोग उसमें बैठ जाएं और शहर भर में घूम घूम कर लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। रिचर्ड के मुंह से ये सब निकलने की देर थी कि बाहर बगीचे की ओर से तरह तरह की घबराहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पुल के पार एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया है, बाहर बैठे चपरासी से कोई आदमी कह रहा था। सभी बाजार बंद हो गए हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों के कान खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर का बंगला शहर से बहुत दूर था। अगर सचमुच फसाद छिड़ गया है तो उनके लिए अपने अपने घर तक पहुंच पाना असंभव हो जाएगा। तभी दूर बंगले के पार किसी तांगे के सरपट दौड़ने की आवाज़ आई। सड़क पर किसी के भागते कदमों की भी आवाज़ आई। लगता है शहर में गड़बड़ शुरू हो गई है, लक्ष्मी नारायण ने घबरा कर कहा और उठ खड़ा हुआ। जो भी मुमकिन हुआ किया जाएगा, रिचर्ड ने फिर कहा। गड़बड़ शुरू हो गई है तो बुरी बात है। एक एक करके सभी सदस्य उठ खड़े हुए और चीख उठाकर बाहर आने लगे। डिप्टी कमिश्नर भी दरवाजे तक उनके साथ आया। आपको भेजने का इंतज़ाम हम करेंगे, पुलिस के कुछ सिपाही आपके साथ जाएंगे, रिचर्ड ने कहा और मेज़ पर रखे टेलीफोन की ओर मुड़ा। आप हमारी चिंता ना करें, ज़रूरी यह है कि शहर में गड़बड़ ना हो। बख्शी जी ने बाहर आते हुए कहा, अभी भी वक्त है, आप कर्फ्यू लगा दें। साहब ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बंगले में से निकलते ही शिष्टमंडल के सदस्यों के दिमाग में जैसे धूल उड़ने लगी। फाटक पार करते ही उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। कुछ दूरी तक वे एक साथ चलते गए। फिर सहसा लक्ष्मी नारायण और सरदार जी सड़क पार करने लगे। लक्ष्मी नारायण ने सिर पर से पगड़ी उतारकर बगल में दबा ली और भागता हुआ सा सड़क पार करने लगा। बंगले के बाहर सड़क पर पहुंचने पर दाएं हाथ ढलान पड़ती थी जो सीधी उस पुल तक चली गई थी जो शहर को छावनी से अलग करता था। हर्बर्ट अपनी साइकिल पर आया था। वयोवृद्ध आदमी अभी भी साइकिल चलाता था। वह धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ ढलान उतर गया। एक बार उसके मन में आया कि पूछे कि अमन कमेटी की मीटिंग कब और कहाँ होगी, पर इन लोगों को घबराया देखकर चुप हो गया। अगर फसाद फूट पड़ा है तो मीटिंग अब क्या होगी। हयात बख्श भाग नहीं रहा था, केवल तेज तेज चल रहा था और बार बार पीछे की ओर घूम घूम कर देख रहा था। पीछे की ओर लगभग सभी घूम घूम कर देख रहे थे। तो साथियों, ये स्थिति है कि जब समाज में दंगा छिड़ गया है, बलवाई भी कहीं कहीं आ रहे हैं और समाज की ऐसी स्थिति है। चूँकि ये कमेटी के जो सदस्य हैं रिचर्ड के बंगले पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो अब सब घबराए हुए हैं, कौन क्या करे, कहाँ जाए, कैसे जाए। बात को और आगे बढ़ती है, संवाद आगे बढ़ता है। देखिए साथियों क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, आराम से चलो, इलाका मुसलमानी है, हयात बख्श ने मन ही मन कहा। सड़क के पार सरदार जी के कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उनके पीछे लगभग 10 गज की दूरी पर लक्ष्मी नारायण चल रहा था। देह भारी होने के कारण उसके लिए तेज चलना कठिन हो रहा था और वह बार बार रुमाल से अपनी गर्दन पोंछ रहा था। बख्शी और मेहता कुछ देर तक गेट के पास ठिठके खड़े रहे, फिर वे भी ढलान उतरने लगे। बिजली दफ्तर के सामने हयात बख्श को मौलादार सड़क के किनारे खड़ा मिल गया। दाढ़ी वाला मौलादास जो बिजली कंपनी में क्लर्क था और मुस्लिम लीग का कारकुन था। क्या कर आए हो? उसने हयात बख्श से पूछा। डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए थे ना? मिल आए हैं। वहाँ उसके पास बैठे ही थे कि बाहर शोर हुआ। सभी ने सोचा गड़बड़ हो गई है
और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सभी वहाँ से निकल आए हैं। शहर की क्या खबर है? तनाव है, तनाव बढ़ रहा है। रत्ते के पास सुनते हैं कोई गड़बड़ हुई है। इधर पीछे क्या हाल है? पीछे ठीक है। इतने में हकीम अब्दुल गनी और सरदार बिशन सिंह भी पहुंच गए। कुछ फासला अलग अलग तय करने के बाद दोनों एक साथ चलने लगे। हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे, इसलिए बिशन सिंह को इनके साथ साथ चलने में संकोच नहीं हुआ। फसाद होना भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण बोला। बहुत बुरी बात है। मौलादाद ने बड़ी तीखी नज़र से लक्ष्मी नारायण की ओर देखा। आप लोगों का बस चले तो आप तो फसाद करवा कर ही छोड़ेंगे। हम ही लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। फिर उसकी नज़र हकीम जी पर पड़ी और उन्हें देखते ही मौलादाद का पारा तेज़ हो गया। या हिंदुओं का कुत्ता भी आपके साथ गया था? या किसकी नुमाइंदगी करने गया था? तीनों चुप हो गए। हकीम जी सुनना अनसुना करते हुए मुंह ऊंचा किए पुल की दिशा में देखने लगे, पर मौलादाद हकीम जी को देखते ही तिलमिला उठा था। मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान का दुश्मन वह मुसलमान है जो दुम हिलाता हिंदुओं के पीछे पीछे जाता है, उनके टुकड़ों पर पलता है। देखिए मौलादाद साहिब, हकीम जी ने बड़े ठहराव के साथ कहा, आपका जो मन आए मुझे कहिए, पर सबसे अहम सवाल हिंदुस्तान की आज़ादी का है, अंग्रेज से ताकत छीनने का है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। चुप रहे कुत्ते, मौलादाद ने चीख कर कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और होंठ कांप रहे थे। छोड़ो छोड़ो, जाने दो, जाने दो, यह वक्त झगड़ा करने का नहीं है। क्षण भर के लिए लक्ष्मी नारायण की टांगों में पानी भर गया, लेकिन हयात बख्श बुजुर्ग आदमी था, उसने स्थिति भाव संभाल ली। जाइए जाइए हकीम जी, मगर आपके सरपरस्त तो तांगे पर बैठकर निकल गए हैं, आपको अकेला छोड़ गए हैं। हकीम जी धीरे धीरे सरकने लगे थे। सरदार जी भी उनके साथ साथ जाने लगे। लक्ष्मी नारायण ज्यों का त्यों खड़ा रहा। घर जा रहे हो? मौलादाद ने हयात बख्श से पूछा। लीग के दफ्तर में नहीं चलोगे? मैं बाद में पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। मौलादाद समझ गया कि हयात बख्श ने क्यों लक्ष्मी नारायण को अपने साथ ले रखा है। बड़े आदर भाव से दिल पर हाथ रखकर लक्ष्मी नारायण से बोला, खातिर जमा रखिए लाला जी, हमारे रहते आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण आगे बढ़ गए और इस प्रकार से दृश्य पुनः चेंज होता है। यह दृश्य जो है, आइए देखिए अब जो नया दृश्य प्रारंभ हो रहा है वो किस प्रकार का दृश्य है और कहाँ की बात है। तो रिचर्ड की जो पत्नी है लीज़ा, वह अपने कमरे में है और वहाँ का दृश्य नया दिखाया जा रहा है। 12 बजे के करीब लीजा टहलती हुई बरामदे में खुलने वाले दरवाजे की ओर आ गई। पर्दे को थोड़ा हटाकर लीजा ने बाहर झांक कर देखा। बरामदे के बाहर चिल्लाती धूप सारे बाग को ढके थी। लगता था जैसे कांच चमक रहा है, लगता जैसे ज़मीन में से कोई सब चीज़ कांप कांप कर निकल रही है, हवा में थरथरा रही है। अभी से धूप इतनी तेज़ हो गई थी, उसने पर्दा गिरा दिया। वह बड़े कमरे में आ गई। जगह जगह रखी प्रतिमाओं और बुतों को देखकर उसे जड़ता का सा आभास हुआ, जैसे वहाँ पर प्रतिमाएं नहीं, मृत बुद्धों के सिर रखे हों, जिन्हें अकेले में देखकर कभी कभी उसे झुरझुरी होने लगती थी। किताबों और मूर्तियों से भरे इस घर में उसे घुटन महसूस होने लगी थी। कमरे में घूमती तो उसे लगता जैसे बुद्ध के बुत कनखियों से उसकी ओर देख रहे हैं। तो साथियों, ये संवाद यहीं तक, और
इस पूरे कथा संवाद को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।